हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोरिंग साइंस। जैसा कि आपको पता है कि मैंने लैब असिस्टेंट और इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और इसमें मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाल भी दी है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं और आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। तो केमिस्ट्री में मैटर करवा दिया है मैंने, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आई थिंक। और उसी में मैंने ये मेल्टिंग पॉइंट बता दिए थे, कंडेंसेशन, सब्लिमेशंस और सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारे बता दिए थे। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट वीडियो है लैब असिस्टेंट की, तो उसमें मैंने करवाया है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी। तो आज की दूसरे लेक्चर में हम लोग करेंगे पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, प्रोपोर्शन, एटम एंड मॉलिक्यूलर मासेस के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसको हम ब्रीफली समझेंगे विद एग्जाम्पल के। ठीक है, तो एटम क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो मैटर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही है ब्रीफली, पर इसमें थोड़ा थोड़ा मैं समझा देती हूँ आपको। मैटर क्या होता है, एवरीथिंग अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर कुछ भी, जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या है, मैटर है। चाहे मेरे आसपास क्या है, टेबल है, बुक है, पेन है, फ़ोन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैटर है। यानी कि अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन बोलें तो मैटर क्या है, दैट हैव अ मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जिसका अपना खुद का क्या है, एक मास है, वेट है, और जो अगर हम कहीं पर रखते हैं तो उसके लिए क्या करती है, स्पेस, यानी कि स्थान घेरती है। तो उस हर एक उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर भी मैंने आपको बता दिया है उसमें। तो अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, ये तो कह रही थी कि एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ाएगी और अभी मैटर में पहुंच गई। ठीक है, तो मैं मैटर आपको क्यों पढ़ा रही हूँ ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैटर तो आपने बता दिया। अब बात आती है कि वो मैटर होता क्या है और आखिर वो बनता किससे है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे मैटर बन रहा है। ठीक है, तो एटम वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे कि क्या बनता है, मैटर बनते हैं, यानी पदार्थ बन रहा है। ठीक है, पहले इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रीफली समझाती हूँ। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। माफ़ करना, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट आप समझने की कोशिश करिएगा। किसी पदार्थ या तत्व का वह छोटा सा छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ इसका, देखिए मैटर है कोई, अब मैटर, कोई भी मैटर, जैसे सपोज मान लिया पेन है, तो उस पेन, क्या वो सीधे से मैटर है, वो पूरा मैटर है, यानी कि वो किस चीज़ से बनी है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को तोड़ोगे तोड़ोगे तोड़ोगे, डिवाइड करोगे करोगे करोगे, और स्मॉल पार्टिकल में और स्मॉल, और छोटा और छोटा और छोटा, पर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जो कि वो डिवाइड नहीं होगा उसके बाद, है ना। एक छोटी सी ऐसी स्टेज आ जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगी कि अब आप उसको वहाँ से डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में अब नहीं तोड़ सकते। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट क्या आता है आपका, उसी पॉइंट को आप बोल दोगे एटम। ठीक है, उस छोटे से स्मॉल पार्टिकल्स को ही आप क्या बोल दोगे, एटम बोल दोगे। ठीक है, तो देखिए, और बहुत सारे एटम्स मिल के क्या बनाते हैं, एक मैटर बना देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, कोई मैटर है, सपोज कोई भी मैटर आपने ले लिया, तो उसको आपने तोड़ा छोटे पार्टिकल्स में, उसके और छोटे टुकड़े किए, फिर और छोटे टुकड़े किए, और एक स्टेज ऐसी आई कि जहाँ पे आप उस एटम को और नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, तो उसी को आप बोलोगे क्या, एटम बोलोगे। ठीक है, और एटम इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ किस में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसी को, यानी कि एटम को ही स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहते हैं। किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट्स कहते हैं, मैटर की ऑब्वियसली। ठीक है, और देखिए, एटमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। ठीक है, जो एटम का रेडियस होता है वो क्या होता है, नैनोमीटर्स में होता है। ठीक है, और नैनोमीटर्स यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर।
ठीक है, चलो एटम तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। डेफिनेट प्रोपोर्शन में एटम कंबाइंड हो जाते हैं और उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एटम है, ले लिया आपने, और उसके साथ में एक और एटम उठा लिया आपने, ये उठा लिया, और इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, यानी कि आपस में मिला दिया, जुड़ा दिया। ठीक है, तो अब आपने ये दो एटम को जुड़ा दिया है, तो जहाँ पे दो एटम्स मिल जाते हैं वो सीधे सीधे क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, आई बात आपको समझ में। देखिए डेफिनेट प्रोपोर्शन में एटम यानी कि एक फिक्स्ड रेशियो में, डेफिनेट प्रोपोर्शन एक निश्चित अनुपात में जब दो एटम्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपका मॉलिक्यूल। आई बात आपको समझ में। देखिए एक तो ये हो गया आपका एटम, हाँ इसमें लिखा भी है मैंने, लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल मेड मैटर, और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में तो मैटर बना देते हैं। ठीक है, अब आपको मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो हमारे पुराने फिलोसफर थे तो उन्होंने बताया था कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, अणु परमाणु जिनको बोलते हैं क्या होते हैं, और कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं, और जो भी उनके बारे में बताया सही था बिल्कुल। ठीक है, पर उनके पास इस बात को, अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई भी उन्होंने कभी भी क्या नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ठीक है, खाली बस बोला। तो क्या हुआ उसके बाद में इसमें एक्सपेरिमेंट किए गए, तो जिससे लॉस निकले कुछ। देखिए लॉ क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस निकले। इसमें देखो 2 टाइप के लॉ इसके अंदर आते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, फॉलोइंग लॉज were established after much experiment by Lavoisier and Joseph L. Prost। ठीक है, तो लेवोशियर और जोसेफ एल प्रोस्ट के काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने 2 लॉज दिए। देखिए क्या है, फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि किसने दिया था, लेवोशियर ने दिया था। देखिए तो इसमें क्या लिखा है, क्या बोला उन्होंने इसमें, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास जो होता है आपका क्या होता है, वेट। ठीक है, तो वो वेट, किसी भी एलिमेंट का वेट क्या होता है, ना ही क्रिएट किया जाता है, ना ही आप उसको बना सकते हो, और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और इसको बॉटम में लिखते हैं। ठीक है, और एटॉमिक मास जो होता है वो उसका डबल होता है हाइड्रोजन को छोड़ के। आई इस बात समझ में। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन का कितना है आपको पता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16, यानी कि उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन का अकेला आपने एक साइड में हाइड्रोजन रखा हुआ है H। ठीक है, तो उसका यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, और साइड में आपने क्या लिख रखा है, ऑक्सीजन 8 जिसका एटॉमिक नंबर है, और 16 जिसका मास है। ठीक है, तो क्या होता है, अब जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, केमिकल रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है, सीधे सीधे क्या बन जाता है आपका, H2O बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के हमने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो उस हिसाब से इसका मास कितना हो गया, 2 मॉलिक्यूल हैं, एक का 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका मास कितना होता है, हो गया 2 हो गया। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16 हो गया। तो देखिए जब हम इनको मिला रहे थे तब इनका मास कितना था, 2 और 16 के रेशियो में था। ठीक, और जब ये कंबाइंड हो गए आपस में, मिल गए आपस में, और इन्होंने वाटर बनाया, तब इनका मास कितना है, तब इनका मास कितना हुआ, सेम ही रहा, कोई चेंज हुआ नहीं, हुआ कोई भी चेंज। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास मीन्स हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, ये तो दिया था लेवोशियर ने। ठीक, अब दूसरा जो लॉ है वो देखते हैं। तो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। देखिए तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो दिया था वो जोसेफ एल प्रोस्ट ने दिया हुआ था। ठीक है, पढ़ते हैं, दिस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसको आप चाहे कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलो या चाहे डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, और ये दिया था आपका एल प्रोस्ट ने दिया था। तो देखिए थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। The ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8 whatever the source of water। ठीक है, तो हाइड्रोजन और
उसका आपको मैंने मास बता दिया था कि कैसे कैसे होता है, और इसमें आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 होता है, और ये 1:8 के रेशियो से कंबाइंड रहते हैं। चाहे फिर अब आप सेम, मतलब कि आपका अगर बिस्लरी का वाटर लो तो उसमें भी इसका रेशियो कितना होगा, 1:8 होगा। आप नल से पानी लो तो उसका भी सेम होगा। चाहे आप हैंडपम्प से लो उसका भी आप सेम होगा। एक्वागार्ड से लो सेम पानी, यानी कि पानी का रेशियो क्या होगा हर जगह, चाहे कोई भी पानी आप ले लो उसका कितना होगा, वो किस रेशियो में होंगे, हमेशा 1:8 के। तो वही तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब या डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब कि एक निश्चित रेशियो में, यानी कि एक डेफिनेट रेशियो में रहेंगे, ठीक है। सेम अमोनिया है। अब अमोनिया क्या का होता है आपका, NH3 होता है, ठीक है। NH3 यानी कि अमोनिया किससे बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब नाइट्रोजन का कितने मॉलिक्यूल, ओनली 1 मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था अभी कि सीधे सीधे एटॉमिक मास डबल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। और हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल का मास 1 है तो 3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो अमोनिया है वो हमेशा 14:3 के रेशियो में बाय मास में क्या बनाती है, अपना अमोनिया बनाती है। चाहे फिर आप इस कंट्री से मंगाओ या कोई अदर कंट्री से मंगाओ, तो अमोनिया का जो फिक्स्ड मास रहेगा, वो जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो रहेगा आपका 14:3 के रेशियो में, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब ये जो दो आपको लॉज बताए थे, ये 2 लॉ क्या थे, एक्सपेरिमेंट थे, जो ऊपर से एटम और हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी उनके एक्सपेरिमेंट थे। तो ये जो 2 लॉ निकले तो इनको इनके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि हाँ चलो हमें तो पता चल गया ये सब चीज़ें होती है, पर हम एक्सप्लेन कैसे करें इस चीज़ को, ठीक है। तो ये इसके लिए फिर इन्होंने फिर क्या फॉलो हुआ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें आपको ये पूरा जितना हमने पढ़ा है अभी तक का एटम, मॉलिक्यूल और ये लॉज जो पढ़े हैं मास का, ठीक है, और ये केमिकल कॉम्बिनेशंस वाले जो भी लॉज 2 पढ़े हैं, इनका सारा निचोड़ आपको कहाँ मिल जाएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, बेस्ड है किसमें, ये दोनों लॉ में जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास वाले में वाली लॉ और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ, ठीक है। डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया, all matter is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction। जो जितने भी हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो क्या हैं, सब किससे बने, टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, और उन्हीं कणों को हम क्या कहते हैं, एटम्स बोलते हैं। और एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी है किस चीज़ की, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम है, ठीक है। तो ये कोई भी मैटर है वो किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसको एटम कहते हैं, और जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, सेम चीज़ है। तो एटम्स जो होते हैं, एटम स्मॉलेस्ट फॉर्म है, इसको इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है अब, ठीक है। जितना होना था उसमें कल हो गया है वो, उसके बाद आप उसको नहीं तोड़ सकते हो और छोटे पार्टिकल्स में, उसका छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है। तो उसको ना ही आप क्रिएट कर सकते हो खुद से, और ना ही आप उसको क्या करते हो, डिस्ट्रॉयड करते हो। आई बात समझ में। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं, और उनका मास भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। सेम चीज़ अपनी नीचे होगी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़,
ठीक है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे, उनका मास भी क्या होगा, अलग होगा, अलग अलग एलिमेंट्स का। तो हम कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं वो एक स्मॉल रेशियो यानी कि एक होल नंबर के रेशियो में होते हैं, और जिससे कि वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। आई होप आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।